नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। पहला कदम सीजन 4 के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की और आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं बैलेंस शीट की। किसी कंपनी के बारे में अगर आपको जानना है तो उसकी बैलेंस शीट को समझना बेहद ज़रूरी होता है और बैलेंस शीट के बारे में जानना कितना ज़रूरी है और इसे कैसे समझा जाए, आज हम इसी पर फोकस करेंगे। एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक्सिस सिक्योरिटीज़ के MD CEO और योगी ऑन दलाल स्ट्रीट के लेखक अरुण ठुकराल और CNBC आवाज़ के मार्केट एडिटर प्रदीप पंड्या। आप दोनों का ही स्वागत है। और कार्यक्रम से जुड़े मुद्दों पर अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल पर जाकर अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं चर्चा की। और बैलेंस शीट कंपनी का एक्सरे होता है, मैं कह सकती हूँ। बिल्कुल, बहुत सही बोला आपने, सही शब्द का चुनाव किया। क्योंकि अगर आपने बैलेंस शीट इस कंपनी की देख ली और अगर आपको पढ़नी आती है बैलेंस शीट, तो वो आपकी नज़रों से नहीं बच सकता है। बिकॉज ये बहुत सारे रूल्स हैं जो बैलेंस शीट अगर दोनों साइड से बोलते हैं ना, टैली करनी पड़ती है। कि अगर आपकी एसेट्स हैं तो सामने लायबिलिटीज क्या है, तो वो पूरा आईना होता है एक तरह से कंपनी का। और इसकी खासियत ये है कि जैसे P&L एक पीरियड के लिए होता है, एक क्वार्टर के लिए, एक साल के लिए, ये एक पर्टिकुलर डेट के लिए होती है कि आप ठहर जाओ और आज के दिन आपका जो भी चीज़ है वो क्या है, आपने बोरोइंग कितनी की, उसमें से आपने रीपे कितना कर दिया, आपने कुछ एसेट ली, वो एसेट बेच दी, फाइनली एज ऑन दैट डेट। जैसे हमारे कंट्री में 31 मार्च का वो डेट मोस्टली माना जाता है और उस डेट को आपकी क्या एसेट्स हैं, उस डेट को आपकी क्या लायबिलिटीज़ हैं, उस डेट को आपका क्या कैपिटल है, वो जितने भी हम पार्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। बट उसको आपने देख लिया तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है कि इस कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, इस कंपनी में दम कितना है, वो बहुत ज़रूरी है। और ये हर तरह की कंपनी के लिए ज़रूरी है। ये फाइनेंशियल कंपनी हो, IT कंपनी हो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, कोई भी तरह का कंपनी हो, वो सबके लिए बैलेंस शीट एक आपको आईना दिखा देती है। पर्टिकुलर डेट का आपने जिक्र किया, तो जैसे हम P&L क्वार्टर एंड क्वार्टर देखते हैं तो बैलेंस शीट को कैसे देखना चाहिए? बैलेंस शीट क्वार्टरली भी बनाई जा सकती है, लेकिन मोटे तौर पे जैसे ठुकराल साहब ने कहा कि हमारे देश में 31 मार्च को जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है उस दिन बैलेंस शीट बनाई और पब्लिश की जाती है। हमारे देश के नियमों के मुताबिक जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं और जो अनलिस्टेड कंपनीज़ भी हैं, उनको अपनी रिपोर्टिंग जो करनी होती है वो बैलेंस शीट सालाना तौर पे बनाकर कंपलसरी रिपोर्ट करनी होती है। हर एक शेयर होल्डर के पास उसको पहुंचाना ज़रूरी होता है। तो आपके घर में जो एनुअल रिपोर्ट आती है कंपनी की ओर से, जिसके भी आप शेयर होल्डर हैं, उसके अंदर आपको उस साल की बैलेंस शीट मिलेगी। तिमाही नतीजे जो पब्लिश होते हैं उनके साथ में आपको तिमाही बैलेंस शीट नहीं मिलती है, क्योंकि वो नियम के मुताबिक ज़रूरी नहीं है। लेकिन कंपनीज अपने खुद के एनालिसिस के लिए, अपने खुद के मैनेजमेंट कंट्रोल के लिए तिमाही दर तिमाही भी बैलेंस शीट बनाती हैं, बना सकती हैं। और जो फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं, जैसे हम पहले जब P&L की बात कर रहे थे तो ठुकराल साहब ने कहा था कि फाइनेंशियल कंपनी बिल्कुल अलग होती हैं। तो फाइनेंशियल कंपनीज़ के लिए, यानी कोई NBFC या बैंक के लिए, बैलेंस शीट से जुड़े हुए कुछ आंकड़े, जैसे कि उनके कुल डिपॉजिट, कुल बोरोइंग जो उन्होंने कर्ज ले रखा है, कुल लोन जो उन्होंने दे रखे हैं, कुल इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने कर रखा है, ये कुछ आंकड़े हैं जो ये कंपनियां क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी रिलीज़ करती हैं। फाइनेंशियल कंपनी सारी ये रिलीज़ करती है ये आंकड़े, और आप जब क्वार्टर का भी रिजल्ट देखते हैं तो साथ में इन बैलेंस शीट के आंकड़ों को आप एनालाइज करते हैं। दूसरी कंपनीज भी ज़रूरत के मुताबिक ये कुछ आंकड़े एनालिस्ट के साथ शेयर करती हैं। उनके अगर आप ज़्यादातर अच्छी कंपनियों के, और अच्छी से मेरा मतलब है इन्वेस्टर फ्रेंडली, जो मिड साइज़ या बड़ी कंपनियां हैं या छोटी कंपनियां भी हैं पर इन्वेस्टर फ्रेंडली हैं, मैनेजमेंट क्वालिटी वाली हैं, वो अपने बैलेंस शीट के कुछ डिटेल्स, कुछ आंकड़े अपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में हर क्वार्टर के बाद शेयर करती हैं। तो जो दर्शक हमें देख रहे हैं, अगर वो देखना चाहें सालाना के बाद क्वार्टर के भी कुछ आंकड़े, तो वो जा करके उनकी वेबसाइट पे प्रेजेंटेशंस में देख सकते हैं। कुछ डिटेल्स उनको वहाँ भी मिलेंगे, लेकिन साल वाला पक्के तौर पे आपके हाथ में आएगा, आपके मेल बॉक्स में आएगा, आपके घर पे भी आएगा। तो आप जब देखते होंगे बैलेंस शीट किसी कंपनी की, तो वो कौन सी चीज़ है जहाँ पहले आपकी जाती होगी नज़र? तो पहले तो हम बेसिकली यही देखते हैं कि कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, मतलब उसकी एसेट्स का टोटल है और लायबिलिटीज का है, तो उसका जो खुद का शेयर होल्डर फंड्स जिसको बोलते हैं या इक्विटी कैपिटल, वो सब क्या है। जैसे आप अपने घर का अगर बैलेंस शीट बनाएं तो आपका एक पर्टिकुलर डेट को आपका कितना, उस दिन आपका घर का कीमत क्या है, आपके पास जो कैश पड़ा है उसकी कीमत क्या है, और आपने किसी का पैसा देना है तो कितना देना है, आपने कोई लोन लिया हुआ तो कितना लोन दिया ना, फाइनली आपकी नेटवर्थ क्या निकली अंदर से। तो आई थिंक ये सब बहुत ज़रूरी रहता है कि मेरे खुद के फंड्स क्या हैं इसमें, या तो मैं कुछ मेरे हाथ में है या मेरा कुछ मैंने रिजर्व करके या अपनी FD रखी हुई है। तो ये मैं एक बेसिकली सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारी एसेट्स एक बार देखनी है, सब लायबिलिटीज़ देखनी है, और जो डिफरेंस है वो देखना है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो इक्विटी शेयर कैपिटल से अगर हम शुरू करें तो वो तो ओनर है, तो ओनर का फंड क्या है वो देखना बहुत जरूरी हो जाता है। हमने जैसे पहले बताया था कि ओनर को क्या मिलता है, ओनर को डिविडेंड मिलता है। तो फाइनली ओनर का वही मतलब है कि अगर मेरे पास इतना पैसा बच गया ये सब करने के बाद, तो वो मुझे डिविडेंड की शेप में आएगा, या मैं उस पैसे को हो सकता है री इन्वेस्ट भी करूं। वो कंपनी डिसाइड करती है। अच्छा, वो कंपनी डिसाइड करती है, कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी का शेयर होल्डर उसको रेजोल्यूशन पास करते हैं कि इस कंपनी के जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं वो कैसे हैं। तो बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ से ही ये सब पता लगता है। अगर किसी कंपनी की बैलेंस शीट ही खराब है, अगर उसका लोन बहुत ज्यादा देना है, उसकी प्रोविजंस बहुत ज्यादा हैं, उसका प्रॉफिट नहीं है, उसकी जगह लॉस है, तो फिर वो क्या करेंगे। तो आई थिंक ये सब देखना बहुत जरूरी है। और डिविडेंड देने से तो पहले फिर वो भी देखना है कि डिविडेंड का टैक्स भी देना होता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब हमने पिछले एपिसोड में कुछ इसके बारे में थोड़ा बात किया था, थोड़ा नहीं किया था। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स वगैरह भी देना पड़ता है। तो ये सब इक्विटी कैपिटल के साथ से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो मेन शेयर होल्डर है वो ये उसका पैसा है। इसके अलावा रिजर्व्स भी हैं। हाँ, जो हर साल जो पैसा रिजर्व्स में डालते हैं, तो शेयर होल्डर फंड्स जिसको बोलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से। तो इसको हम नेटवर्थ भी कहते हैं। और नेटवर्थ अपने आप में आप आम बोलचाल में भी सुनते हैं कि आपकी नेटवर्थ कितनी है। उससे क्या पता चलता है आपकी नेटवर्थ क्या है। दरअसल कि अगर मेरे पास 2000 करोड़ की एक कंपनी है और 3000 करोड़ के मैंने लोन ले रखे हैं, तो मेरी नेटवर्थ तो नेगेटिव है ना, फिर 1000 करोड़ का मेरे ऊपर लोन है। तो अगर लेकिन मेरे पास 2000 करोड़ की कंपनी है और 1000 करोड़ का लोन है, फिर भी मेरी नेटवर्थ 1000 करोड़ है। तो आप जो दो पासे देखते हैं, दो साइड देखते हैं बैलेंस शीट के, एक तरफ एसेट है। एसेट यानी आपकी कंपनी जो आप एसेट्स ओन कर रहे हैं, फैक्ट्री है, बिजनेस है, जो भी कारोबार है, उसकी फंडिंग आपने कैसे की है, वो लायबिलिटी साइड में आती है। लोन होगी या शेयर होल्डर इक्विटी होगी, जो ठुकराल साहब कह रहे थे, जिसको आप नेटवर्थ कह सकते हैं, जिसमें पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, इन दोनों को जोड़ के आता है। तो वो नेटवर्थ का जो आंकड़ा है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेटवर्थ को अगर आप नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं तो बुक वैल्यू आती है, जिसकी हम हमेशा बात करते हैं वैल्यूएशन के परिप्रेक्ष्य में। तो नेटवर्थ अगर बढ़ रही है साल दर साल तो ये अच्छी बात है। नेटवर्थ अगर कभी कम होती है तो उसके अंदर जाकर ढूंढिए, हो सकता है कि कंपनी ने कुछ खर्चे ऐसे किए जो पीएनएल में दिखाई नहीं, वो नेटवर्थ से सीधे उन्होंने निकाल दिया। ऐसे कुछ क्लॉज होते हैं, प्रोविजंस होते हैं जिनका कंपनी फायदा उठाती है। हाँ। तो बैलेंस शीट पे सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी है वो यही है, क्योंकि ये आपका पैसा है, शेयर होल्डर्स फंड है। जो ठुकराल साहब ने शब्द इस्तेमाल किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटवर्थ या शेयर होल्डर फंड तो आपका पैसा है, वो बढ़ते रहना चाहिए साल दर साल, तो सब कुछ ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पर इसमें क्या होता है? देखिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को एक फिक्स्ड डिविडेंड देते हैं। मतलब इक्विटी शेयर वाले को सबसे पहले तो जो डेट जिसने लिया है, जिसने लोन लिया है, उसको हम लोन का इंटरेस्ट देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेमेंट जो है वो प्रेफरेंस शेयर को करेंगे। ये है तो शेयर होल्डर ही, लेकिन इसको एक फिक्स डिविडेंड मिलता है। लेकिन इसका जो राइट है वो इक्विटी वाले से ज्यादा है। मतलब अगर कल को कंपनी लिक्विडेट होती है, कंपनी बंद होती है, तो सबसे पहले जो उसके क्रेडिटर हैं, जिन्होंने लोन दिया था कंपनी को, उनको पैसा दिया जाएगा। उसके बाद ये प्रेफरेंस शेयर वाले को दिया जाएगा, और फाइनली जो है वो इक्विटी शेयर वाले को आएगा। तो उसको प्रेफरेंस मिलती है ओवर इक्विटी शेयर। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। Okay. तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपकी कंपनी में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो कितनी है और उस पर कितना डिविडेंड है। तो एक तरह से जब हम पैसा बांटेंगे, जब हम डिविडेंड फाइनल जो डिविडेंड इक्विटी शेयर वाले के पास आएगा, उसके पहले उसको ये सब भी देखना है कि प्रेफरेंस शेयर वाले को पहले दे दो। फाइनली जो मेन ओनर है उसको एंड में मिलेगा, लेकिन उसको ज़्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। ऑलराइट, रिजर्व्स एंड सरप्लस का आपने जिक्र किया, इसको मैं कैसे समझूं? तो इसमें कई एक हेड्स होते हैं। मोटे तौर पे ये बनता कैसे है? ये बनता ऐसे है कि आपने पीएनएल अकाउंट जब पूरा किया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम आए थे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक। आपने इंटरेस्ट दे दिया, फिर टैक्स भर दिया, बचा पैट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो आखिर में आपका मुनाफा होता है, नेट प्रॉफिट जिसको हम कहते हैं। अब इस नेट प्रॉफिट में से डिविडेंड भी दिया जाता है। तो डिविडेंड देने के बाद जो पैसा बचता है उसको हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग, और ये पैसा आप बैलेंस शीट में हर साल जमा करते जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से निकाल के। तो ये रिजर्व्स एंड सरप्लस के तौर पे आता है। उसके बाद कई ऐसे नियम हैं जिसके डिटेल में जाने का इस समय हमारे पास मौका नहीं है, जो आपको कुछ चीज़ों के लिए फंड्स बनाने की, सिंकिंग फंड बनाने की या रिजर्व बनाने की रिकमेंडेशंस हैं कंपनी लॉ के मुताबिक या एक्ट्स के मुताबिक। तो वो आप प्रोविजन उस हिसाब से करते हैं। अलग अलग हेड में ये बनाए जाते हैं और उनके अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, रिजर्व्स बनाए जाते हैं। लेकिन मोटे तौर पे इन सबको जोड़ करके और आपकी जो पेड अप कैपिटल है उसको जोड़ करके आपकी नेटवर्थ या शेयर होल्डर फंड बनता है। तो ये पूरा का पूरा आपके हाथ में ही आने वाला है। ये बात इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि देखिए, शेयर होल्डर को कहा जाता है रेसिडुअल क्लेमेंट, यानी जो बचा खुचा है आप उसके दावेदार हैं। लेकिन बचा खुचा
तो मट्ठा भी हो सकता है, मलाई भी हो सकती है। हाँ, किचन के जब कोई मेहमान आते हैं तो जो बनाने वाली गृहिणी होती है या तो वो कुछ खा नहीं पाती कई बार, और या फिर उसको ज़्यादा मिलता है। हमको बोलते हैं ना, एंड में बहुत ज़्यादा बनाया और उतने लोग आए नहीं, तो एंड में जो रह गए 2-3 लोग और किचन में वो ज्यादा खाते हैं। तो यही इक्विटी शेयर होल्डर का है। तो इक्विटी शेयर होल्डर का नंबर सबसे आखिर में आता है। हाँ। अगर कंपनी अच्छी चल रही है तो उसको मुनाफा मिलता है, और जितने बड़े बड़े कामयाब उद्योगपति हैं उन्होंने लगातार अच्छी तरह से चलाया है कारोबार को, इसीलिए सबसे ज्यादा मुनाफे का बड़ा हिस्सा लेकर गए हैं, इसलिए वो आज रिचेस्ट इंडियंस में आप उनको गिनते हैं। ऑलराइट, लेकिन बैलेंस शीट में P&L अकाउंट की भी एक एंट्री होती है, अब इसके मायने यहाँ पर क्या होते हैं? नहीं, हमने ये तो बहुत डिटेल से डिस्कस किया कि या तो कंपनी प्रॉफिटेबल है, हाँ। और उसका जो फाइनल जो आया निकल के या तो प्रॉफिट आया या लॉस आया। अच्छा, उस अगर वो किसी कंपनी की नेगेटिव नेटवर्थ भी होती है, ये जरूरी नहीं है कि आपने बैलेंस शीट देखी है तो इसमें सब पॉजिटिव ही है, तो P&L तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो जो कंपनी कारोबार करती है, जो पिछले कुछ 1 साल का या 1 क्वार्टर का जो भी था वो कारोबार किया, 1 साल का देखा जाएगा, बिकॉज बैलेंस शीट एनुअली बनती है, तो फाइनली जो निकल के आया वो एंड में यहीं पे रखा जाएगा। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन से कंपनी की नेटवर्थ घटनी शुरू हो जाए उस दिन समझ लीजिए कि ये NCLT की तरफ जा रही है। पहले जो अपने देश में दूसरा कानून था, जब ये बैंक्रप्सी एक्ट नहीं था, उस समय जिन कंपनियों को रिस्ट्रक्चरिंग के लिए भेजा जाता था उस पुराने कानून के तहत, उसका नियम ये था कि कभी भी किसी कंपनी की बैलेंस की नेटवर्थ अगर अपने पीक से आधी हो जाए तो उसको सिक कंपनी मान लिया जाता था, और सिक कंपनीज एक्ट के तहत उसको रेफर कर दिया जाता था रिस्ट्रक्चरिंग के लिए। तो नेटवर्थ घटना सबसे बुरा शगुन है, और जैसे ही आपको उसके संकेत दिखाई दे तो आप सचेत हो जाइए। इसके पहले कि वो NCLT केस बने, इसके पहले कि वो किंगफिशर बनने की तरफ जाए, आपको ऐसी कंपनी पर अपना व्यू तय कर लेना चाहिए और हो सके तो दूर हो जाना चाहिए। को आगे बढ़ाते हैं प्रदीप, हमने पिछले एपिसोड में डेप्रिसिएशन पे बात की थी, लेकिन आई एम श्योर बैलेंस शीट में भी ऐसे कई सारे हेड्स होते होंगे जहां पर आने वाली इनकम या आने वाले खर्चे भी आपको नोट डाउन करने होते हैं। आपकी फ्यूचर लाइबिलिटीज़ क्या क्या है, फ्यूचर पे आउट्स क्या हैं, इन सब की डिटेलिंग भी क्या बैलेंस शीट में होती है? बिल्कुल। तो जो डिप्रिसिएशन आप प्रोवाइड करते हैं वो भी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होता है रिजर्व्स के तौर पे। इसके अलावा जो बड़ी लाइबिलिटीज़ हो सकती हैं, जैसे कि आपकी एम्प्लॉयज़ को आप रिटायरमेंट बेनिफिट वगैरह देते हैं, उसके लिए लाइबिलिटीज़ हो सकती हैं, उसके लिए रिजर्व होता है। कई तरह के और कंटिजेंसी एक्सपेंसेस के लिए रिजर्व्स होता है। तो रिजर्व्स का जो एक हेड है उसके अंदर आकर के जब आप डिटेल्स पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि किन किन चीज़ों के लिए किस तरह की प्रोविजनिंग की गई है। यही बात अगर आप किसी फाइनेंशियल कंपनी के संदर्भ में देखते हैं तो वहाँ पर आपको बैड डेट के लिए खास तौर पे प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। काफ़ी सारे नॉन फाइनेंशियल कंपनीज में भी आप देखेंगे कि वो थोड़ी डिफ़ॉल्ट के लिए प्रोविजनिंग करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने माल सप्लाई कर दिया और आपको पेमेंट नहीं आया, तो थोड़ा बहुत बैड डेट लाइबिलिटी वहाँ भी होती है, लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं होती। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज या नॉन फाइनेंशियल कंपनीज एज एंड व्हेन जब उनको लॉस होता है तो वो उसके लिए प्रोविजन कर सकती हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसी क्वार्टर या उसी साल में वो खर्च दिखा देती हैं। लेकिन बैंक या NBFC के लिए चूंकि ऐसा नहीं होता, उनको अचानक से ऐसा फेज आ जाता है, जैसे कि हमने अपने देश में देखा कि अचानक से 3-4 साल ऐसे निकल गए जब लगातार बहुत NPA हुए। तो उस वक्त के लिए जब NPA कम होते हैं, जब अच्छी आमदनी आ रही होती है, तो वो रिजर्व्स बनाते हैं, उसकी प्रोविजनिंग करके रखते हैं। और जब ऐसे बुरे वक्त में अचानक से लॉस आता है, बड़े बैड डेट्स आते हैं, तब भी RBI के नियम ये कहते हैं कि आप धीरे धीरे करके हर क्वार्टर में प्रोविजनिंग कर सकते हैं, हर साल में थोड़ी थोड़ी प्रोविजनिंग कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 100 रुपये का डिफ़ॉल्ट आज हुआ तो आप पूरा आज ही के आज प्रोविजन कर दें। तो वहाँ पर ये देखना इंटरेस्टिंग होता है कि कितना कुल लॉस है, कितना प्रोवाइड किया गया है, कितना प्रोविजन अभी नहीं किया गया है। कंपनीज अपने बैलेंस शीट में जो अगर आप शेड्यूल्स पढ़ेंगे और शेड्यूल्स के अंदर फुटनोट्स पढ़ेंगे तो ऐसी कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ के डिटेल्स देती हैं, ये उनके लिए मैंडेटरी है। तो अगर आप इन डेप्थ रिसर्च कर रहे हैं किसी कंपनी की तो आपको ये सारे डिटेल्स भी जानना ज़रूरी होगा। कई बार आपको दिखाई देता है कि एक कंपनी में सब कुछ तो ठीक है, लेकिन एक बड़ी कंटिजेंट लाइबिलिटी 200, 500, 700 करोड़ की खड़ी है जो कभी आ सकती है किसी वजह से। तो अगर आप बिल्कुल इन डेप्थ जा रहे हैं तब आप इन सारी चीज़ों पे डिटेल्स में नज़र डालेंगे और फिर आपको एक फाइनल व्यू बनेगा जो कि बहुत ही परफेक्ट होगा। आमतौर पे आप ये काम अपने एनालिस्ट पर छोड़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा पेचीदा या CNBC आवाज़ पर छोड़ेंगे। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज भी होती है फाइनेंस, जैसे लोन्स लिए हैं, डिबेंचर हैं, तो वो भी टैक्स देना होगा, इंटरेस्ट डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लोन्स तो लोन्स और डिबेंचर एज ऑन दैट डेट, तो जो बैलेंस शीट का डेट है 31 मार्च को, उस दिन कंपनी के कितने लोन खड़े हैं, कितने डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है,
तो ये सब है। इसके अलावा जो प्रोविजंस की बात कर रहे थे वो डेफर्ड टैक्स एक बिल्कुल, लाइबिलिटी होती है। इसका ये मतलब है कि जो टैक्स अभी ड्यू है लेकिन पे नहीं किया है तो वो आपकी लाइबिलिटी है। इवन किसी कंपनी का बोनस देना है, जैसे 31 मार्च के बाद फिर वो अप्रेजल शुरू होता है और अप्रैल में पेमेंट होता है, तो वो बोनस का एक अमाउंट का प्रोविजन करना है। तो जो भी चीज आपको लग रहा है कि अभी अगला कुछ दिनों में देनी वाली है तो वो आपका एक प्रोविजन उसका करना पड़ता है। स्टैट्यूटरी तो मैंने ये बोला कि ये जो टैक्स का हो गया, और जो एम्प्लॉय के लिए है वो बोनस हो गया या कुछ और ड्यूज हो गए, तो इस तरह के जो भी चीजें हैं वो आपको प्रोविजन करना पड़ता है। और जो हाल के ड्यूज हैं, हाल की लाइबिलिटीज हैं, वो भी आएंगी, शामिल होंगी इसी में। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको ये पेमेंट कब करना है। अगर लॉन्ग टर्म है तो आपके पास वक्त है, अगर शॉर्ट टर्म है तो आपके पास वक्त नहीं है। तो या तो आप इसको पे करेंगे या फिर रीफाइनेंस करेंगे। अगर आप रीफाइनेंस नहीं कर पाए तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। जब सडनली ब्याज की दरें बढ़ने लगती हैं या कोई दिक्कत हो जाती है और लोन मिलना मुश्किल हो जाता है, ऐसे समय में अगर आपकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी सामने खड़ी हो, आपको पेमेंट करना ही है, तो आप कहाँ से लाएंगे? और या तो आपको बहुत ऊंची कॉस्ट पे बोरो करना पड़ेगा। तो ये दिक्कत तब बनती है जब आपके पास उसके सामने ऐसे एसेट्स नहीं है जिनका आप तुरंत इस्तेमाल कर सकें। कहने का मतलब क्या, अगर मान लीजिए कि मुझे हर महीने 50 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट पे करना होता है, और अब हर क्वार्टर में, हर महीने में, हर हफ्ते में मेरे पास कैश फ्लो आ रहा है अपने बिजनेस से, लेकिन ये जो 50 करोड़ का इंटरेस्ट पे करना है, ज़रूरी नहीं है कि हर महीने मैं मेरे बिजनेस से 50 करोड़ का कैश जनरेट करूं। कभी कभी हो सकता है कि वो ना भी हो, कभी मुझे कोई खर्च करना पड़े, कभी पेमेंट ना आए समय पे। लेकिन अगर इसके सामने उस कंपनी के पास 200 करोड़ रुपए की बॉन्ड होल्डिंग पड़ी है, या 200 करोड़ रुपए उन्होंने म्यूचुअल फंड में डाल रखे हैं, या बैंक की एफडी ले रखी है, तो जब भी ऐसी स्थिति आती है तो आप वहाँ से पैसे निकाल करके इसका पेमेंट कर सकते हैं। तो ये जो आपके पास शॉर्ट टर्म का एक बॉन्ड है, ये जो आपके पास शॉर्ट टर्म का एक एफडी है, ये आपका करंट एसेट है जिसको आप लिक्विडेट कर सकते हैं, तुरंत लिक्विड एसेट है, और उसके सामने आप अपनी लाइबिलिटीज़ को पूरा कर सकते हैं। हालांकि अगर आप अकाउंटिंग के टर्म्स में जाएंगे और वहाँ देखेंगे तो ये जो हम करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ कहते हैं, तो वहाँ पे करंट एसेट्स के अंदर इन लिक्विड फंड्स के अलावा आपके गोडाउन में जो इन्वेंट्री पड़ी है उसको भी गिना जाता है। और इस तरह की आप एक थियोरेटिकल डेफिनेशन देखते हैं। लेकिन देखिए, दिक्कत यह है कि अगर मेरे पास जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है वो आज के आज तो रातों रात कैश में बिक नहीं जाती। इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो लिक्विड एसेट्स होते हैं जिनसे आप अपनी इन इमीडिएट लाइबिलिटीज़ को पूरा कर सकें। अगर कभी खुदा न खास्ता बहुत मुश्किल वक्त आ जाए तो इन्वेंट्री को भी बेचकर या डिस्काउंट पर बेचकर के कैश खड़ा करने का मौका ज़रूर रहता है। अगर ये आपके पास जो करंट एसेट्स हैं जो जल्दी से बेचे जा सकते हैं वो ज़्यादा हैं आपकी लाइबिलिटी से, तो कंपनी कंफर्टेबल सिचुएशन में है, उसकी कैश फ्लो पोजीशन ठीक ठाक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ऐसी कंपनी कभी भी दिक्कत में आ सकती है। और आप कभी कभी खबरें सुनती हैं कि अचानक से किसी कंपनी में दिक्कत आ गई, वो लिक्विडिटी क्रंच आ गया। वो लिक्विडिटी क्रंच ऐसी कंपनीज में आता है जिनके पास सामने बोलते हैं कई बार हम एसेट रिच इनकम पुअर, वो इंडिविजुअल्स के लिए भी यूज होता है और कंपनीज के लिए भी यूज होता है। मतलब अगर सडनली कुछ जरूरत आ जाए तो जो फाइनेंशियल एसेट है वो तो लिक्विडेट हो सकती है। अगर उनकी इन्वेस्टमेंट है, एफडीज है, किसी कंपनी के शेयर होल्डिंग है, वो सब तो इमीडिएटली बेच सकते हैं। बट अगर आपको बिल्डिंग बेचनी पड़े, घर बेचना पड़े, तो आपके लिए मुश्किल है। बट इस पर्टिकुलर डेट का जो बैलेंस शीट आपने पढ़ लिया तो आपको समझ में आ गया कि ये इनका करंट एसेट है। क्या बात कर रहे हैं? फिक्स्ड एसेट्स की आप बात कर रहे हैं? हाँ, तो फिक्स्ड एसेट्स जो है वो तो डेफिनेटली आपका बैलेंस शीट में तो दिखाई देंगी। बट अगर वो ऐसा जो हम बात कर रहे थे कि अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो फिक्स्ड एसेट को डिस्पोज ऑफ करना मुश्किल होगा, वेयर फाइनेंशियल एसेट्स को आसानी से कर सकते हैं। तो कंपनी की स्ट्रेंथ, जैसे ये बोल रहे थे ना, अगर पता लगती है कि अगर ये कंपनी के पास कोई अनफोर्सिन कैश फ्लो का प्रॉब्लम आ गया तो ये कितना जल्दी उसको सॉल्व करती है, वो आपको बैलेंस शीट देख के समझ में आ रहा है। क्योंकि उसकी करंट एसेट बहुत अच्छी है, उसके पास लिक्विड्स बहुत, लिक्विड बैलेंस, लिक्विड म्यूचुअल फंड है, फाइनेंशियल एसेट्स हैं, शेयर होल्डिंग है, और ऐसी कुछ चीजें हैं जो इमीडिएटली वो बेच सकते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये अगला हेड है जिसको मुझे समझना है आपसे। इसको हम किस तरह से समझे? अगर कोई कंपनी बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए काम कर रही है तो उसके पास उसको पूरा करने के लिए फिलहाल कितना पैसा है? क्या इसकी एंट्री होती है बैलेंस शीट में? नहीं, वो अभी एसेट्स नहीं बना है, वो वर्क इन प्रोग्रेस है, उसमें काम चल रहा है। जब वो एसेट बन जाएगा तो उसको एसेट्स में ट्रांसफर कर देंगे, तब तक उसको कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस करके दिखाएंगे एज एन एसेट। तो उसके खर्चे और उससे होने वाला मुनाफा, क्या वो सब तो भी आएगा? आपने अभी IL&FS की पूरी कंट्रोवर्सी देखी होगी। आधे कंप्लीट एसेट्स पड़े हुए हैं। कई सारे ऐसे मामले सामने आए हैं जहाँ पे 100 किलोमीटर लंबा रोड प्रोजेक्ट था, 90 किलोमीटर हो गया, 10 बाकी है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है इस प्रोजेक्ट में कि इसकी कैश बर्निंग का पीरियड होता है।
जब तक ये काम चल रहा है, जब तक प्रोसेस चल रहा है, तब तक ये कैश बर्न कर रहा है। जिस दिन से ये कमीशन हो जाएगा उस दिन से ये कैश जनरेट करना शुरू करेगा। तो तब तक के लिए आपको फंडिंग रखनी होती है। यानी अगर आप 3 साल तक इस प्रोजेक्ट को अभी पूरा ही करने वाले हैं तो आपने 3 साल के पहले शुरुआत में लोन ले लिया, उस लोन की सर्विसिंग करने के लिए भी आपके पास सफिशिएंट फंडिंग होनी चाहिए। फिर वो इक्विटी कैपिटल के तौर पे हो या कुछ और मेजनाइन फंडिंग या जैसे भी आप इसको जुटा पाते हैं, तो क्योंकि उस तारीख तक आपकी यहाँ से कोई इनकम नहीं आने वाली है, ये सिर्फ आपका एक्सपेंस होगा। जब ये इनकम जनरेट करना शुरू प्रोड्यूसिंग जब होगा, जब वो टोल शुरू हो जाएगा। अब सीलिंग जब बन रहा था तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, जब आपने रोज का 105 रुपया देना शुरू किया तो अब उसके लिए वो इनकम हो गया, तो वो एसेट हो गया। तब तक वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस था। तो ये समझना आसान है। तो एसेट्स में भी एक होते हैं टैंजिबल एसेट्स और एक होते हैं इंटैंजिबल एसेट्स, अब उसमें क्या फर्क होगा? तो इंटेंजिबल एसेट इज प्राइमरीली गुडविल, मतलब कंपनी का जो ब्रांड है या जो गुडविल है, और पेटेंट्स। आई थिंक ये 2 चीजें प्राइमरीली होती हैं। इनको एसेट इसीलिए कहा जाता है कि इसका नाम जो है वो यूज करके कंपनी बहुत सारा काम कर रही है और कंपटीशन को उन्होंने दूर कर रखा है, क्योंकि कंपटीशन के पास वो नाम नहीं है और आपके पास वो नाम है। अगर आपके पास नेस्ले का ब्रांड है या एक्सिस बैंक का ब्रांड है या कोई भी कंपनी का ब्रांड है या हीरो होंडा का ब्रांड है, तो वो दूसरा कंपनी कोई हीरो मोटोकॉप, हीरो होंडा तो पुराना होता था, तो जो नाम आपके पास है तो वो आपकी गुडविल है, आपका पेटेंट है, राइट। तो उसकी फिर कीमत तो है। अगर उसकी कीमत है तो वो बैलेंस शीट में आएगा, लेकिन उसका कैश कुछ नहीं है, देखने में तो कुछ नहीं है। फिर आप कैसे आंकते हैं? तो ऐसे आंकते हैं कि मान लीजिए आपने एक कंपनी एक्वायर की और उस कंपनी के लिए आपने 1000 करोड़ रुपए का पेमेंट किया। उसके बाद आप 1000 करोड़ रुपए जो आपने पे करके ये एक एसेट खरीद लिया, तो इसकी वैल्यू तो इतनी हो गई, लेकिन उसके जो एसेट्स हैं, दरअसल जो टेंजिबल एसेट्स हैं, उनकी वैल्यू केवल 600 करोड़ रुपए। तो बाकी का 400 करोड़ क्या है जो मैंने एक्स्ट्रा पे किया है? वो गुडविल के लिए हमने पे किया है। तो ये गुडविल इस तरह से बैलेंस शीट में क्रिएट होती है। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि कैसे ये इसका क्रिएशन होता है। और फिर कई बार वो इम्पेयर भी हो जाती है, तो उसके लिए प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। ये फिर से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मामला है, इसलिए हम इसको इतने पे ही सीमित रखेंगे। एक ये क्रिएट होती है जब आप इस तरह के एक्विजिशन करते हैं, जो भी आपने एसेट कॉस्ट के ऊपर, एसेट प्राइस के ऊपर एक्स्ट्रा दिया है, क्योंकि जब आप एक्वायर करने जा रहे हैं तो उसके लिए बाकायदा पूरी रिपोर्ट बनती है, वैल्यूअर्स होते हैं और वो उसकी एक एक चीज़ की कीमत लगाते हैं। तो वहाँ पर आपको बताना पड़ता है कि ये एक्स्ट्रा इस चीज़ के लिए, गुडविल के लिए दिया गया है। दूसरी बात जो इंटेंजिबल एसेट्स पे ब्रांड की टुकड़ा सा बता रहे थे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मामला होता है, क्योंकि उसको आप बिजनेस से अलग नहीं कर सकते। इसलिए कंपनीज ये कहती हैं कि हमारा ब्रांड है, उसकी भी एक वैल्यू है। कई बार कंपनीज कोलेटरल के तौर पे भी वो ब्रांड को प्रोवाइड करती हैं, लेकिन बैंक्स का एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि वो उस ब्रांड के सामने कुछ रिकवर नहीं कर सकते। तो वो एक एसेट ऐसा है जो आसानी से मोनेटाइज नहीं होता, जिससे आपको आसानी से कोई बेनिफिट। जब प्रॉब्लम आएगा सबसे पहले ब्रांड इफेक्ट हो जाता है ना। आपने ब्रांड के ऊपर पैसा दिया और बाद में उसी कंपनी का प्रॉब्लम है, तो ब्रांड की वैल्यू तो खत्म है ना। तो लेकिन ये फायदा जरूर होता है लोन लेने के टाइम। इवन आप किसी को अगर लोन देते हैं तो आप बोलते हैं ये इस आदमी को तो मैं कभी भी लोन दे सकता हूँ, बिकॉज उसका ब्रांड अच्छा है, आपको पता है ये वापस करेगा और इसका खुद का अच्छा बिजनेस है, ये डेफिनेटली मेरे पैसे को रिटर्न के साथ, इंटरेस्ट के साथ वापस करेगा। इट्स दैट सिंपल। पर प्रदीप, जैसे कि आपने समझाया था पिछले सेगमेंट में कि टैंजिबल, नॉन टैंजिबल एसेट्स होते हैं, इसी तर्ज पे क्या करंट, नॉन करंट एसेट्स भी होते हैं जिनको हमें क्वांटिफाई करके बैलेंस शीट में डालना होता है? तो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज, जैसे हमने बात की कि जो 1 साल के अंदर मैच्योर हो गया वो करंट लाइबिलिटी होती है मोटे तौर पे, और जो 1 साल से ज़्यादा लंबा चलती है वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है, यानी लॉन्ग टर्म का लोन होता है। करंट एसेट्स वैसे ही वो एसेट्स होते हैं जो साल भर के अंदर आप इस्तेमाल कर लेते हैं और वो ख़त्म हो जाती है उनकी वैल्यू। जैसे कि आप रॉ मटेरियल ख़रीदते हैं, वो आपके गोडाउन में पड़ा होता है, उसके लिए आपने पे किया हुआ है, तो वो आपका एक एसेट है जो इस समय आपके साथ है। फिर वो आपके फैक्ट्री में से होकर गुजरता है धीरे धीरे अलग अलग स्टेज से, और फाइनली फाइनल गुड्स बनते हैं। वो फिर से दोबारा इन्वेंट्री के तौर पे, फाइनल फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंट्री के तौर पे फिर गोडाउन में जाता है, और जब तक आपके पास पड़ा हुआ है तब तक वो आपके लिए एक करंट एसेट की तरह इस्तेमाल में आता है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म है। हाँ, शॉर्ट टर्म ही। इस करंट का मतलब ये शॉर्ट टर्म, तो साल भर के अंदर आप उसको यूज़ कर लेते हैं, इसलिए वो करंट एसेट है। फैक्ट्री चूंकि आप कई सालों तक इस्तेमाल करते हैं, सालों साल इस्तेमाल करते हैं, ज़मीन आप हमेशा इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब फिक्स्ड एसेट्स हैं। तो जो एसेट तुरंत यूज़ अप हो जाते हैं वो करंट एसेट्स होते हैं। ऐसे ही जो बॉन्ड्स साल भर के अंदर मैच्योर हो जाते हैं वो करंट एसेट्स होते हैं। आप
आपके इशू किए हुए बॉन्ड जिनका आपको पेमेंट करना है साल भर के अंदर, वो करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं। आपके तमाम खर्चे जो साल भर के अंदर, साल भर से कम समय में किए जाने वाले हैं, वो सब आपके लिए करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं। तो उसका डेफिनेशन का मतलब यही है। करंट कहने का मतलब है कि जो इमीडिएट है, साल भर के अंदर है। तो इन एसेट्स के लिए हम इन्वेस्टमेंट्स करते भी हैं, लोन्स भी लेते हैं? नहीं, ये तो आपको बैलेंस शीट का डेट पर बताया जा रहा है कि ये पर्टिकुलर चीज आपका करंट एसेट है। हाँ। जो लोन लेते हैं उसका जो इंटरेस्ट देना है या लेना है वो आपको देखना है। जो आपको रिफंड किसी का आना है तो आपने लिख दिया, वो आपका करंट एसेट्स में आ गया। कोई आपने टैक्स का पेमेंट करना है तो आपका करंट लायबिलिटी आ गया। और अगर आप नॉन करंट एसेट देखेंगे तो आपका जो बिल्डिंग है, जो फिक्स्ड एसेट है, ये नॉन करंट एसेट्स हैं। और इवन जो इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स हैं वो भी आपके नॉन करंट एसेट्स हैं। ओके। बिकॉज आपको वो आप होल्ड करते हैं ना, आपने किसी को 100 करोड़ का लोन दिया हुआ है, उसके लिए वो लायबिलिटी है, आपके लिए तो वो एसेट हो गया ना। या आप किसी कंपनी के शेयर्स ओन करते हैं, किसी का शेयर होल्डिंग है, तो वो आपके लिए क्या हो गया? एसेट्स। एसेट। दूसरे आदमी का वो लायबिलिटी है, आपका वो एसेट्स है। लेकिन अगर वो 1 साल के अंदर मिलने वाला है, जैसे उन्होंने बोला, तो करंट में आएगा। अगर 1 साल के बाद का है, लॉन्ग टर्म है, तो वो नॉन करंट में आएगा। तो आप करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ को सामने सामने रख के इसलिए देखते हैं ताकि ये अंदाज़ा लगे कि इस कंपनी के पास कभी भी कोई लिक्विडिटी क्राइसिस ना हो जाए, जो आजकल हम अक्सर कहते हैं। तो जैसे मिसाल के तौर पे रियल एस्टेट कंपनी है जो अपनी बिल्डिंग बना रही है, उनकी बिल्डिंग 5 साल के बाद बन के पूरी होगी, फिर पोजीशन आएगा। अब उनको बीच बीच में जैसे जैसे स्लैब वाइज कॉल्स वो देते जाते हैं और उनके पास पैसे आते जाते हैं। लेकिन अगर उन्होंने पाँव बहुत ज़्यादा पसार रखे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो बिके ही नहीं है, वहाँ पे पैसे आ ही नहीं रहे, और उन्होंने कोई 3 महीने का बॉन्ड जारी कर दिया, अब हर तीसरे महीने वो उसको रोल करते जाते हैं। तो लेकिन क्योंकि आपका एसेट जो है बिल्डिंग है वो 5 साल में मैच्योर होता है, और आपकी सामने जो लायबिलिटी खड़ी है वो हर 3 महीने में मैच्योर हो जाती है, तो ये बड़ा मिसमैच है। तो ये तो IL&FS का यही कहानी है कि एसेट्स तो बहुत हैं, जगह रोड प्रोजेक्ट्स हैं, ये हैं, बट वो अभी इमीडिएटली कैसे करें? वो तो नॉन करंट है, वो तो बेचने जाएंगे तो टाइम लगेगा। तो ये लायबिलिटीज तो सामने खड़ी हो गई। ये मिसमैच नहीं होना चाहिए। तो जो आपके पास करंट फ्लो आ रहा है उसी से आप इस शॉर्ट टर्म की लायबिलिटी को पूरा करेंगे, ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। तो करंट एसेट्स या लायबिलिटीज़ की जब हम बात करते हैं वो मोटे तौर पे इसी कॉन्टेक्स्ट में करते हैं। जो आप इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रही थी, आमतौर पे शेयर होल्डर्स इसको इग्नोर करते हैं कि कंपनी का कहाँ इन्वेस्टमेंट है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप देखिए, जिन कंपनियों के केस में ऐसा होता है कि कैश काफ़ी है और कैश सरप्लस होने की वजह से वो बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जब अच्छी अदर इनकम आती है तो आप खुश होते हैं कि हर बार प्रॉफिट में योगदान हो रहा है। लेकिन हाल में हमने देखा कि IL&FS की जब क्राइसिस हुई तो एक IT कंपनी ने भी IL&FS के बॉन्ड ले रखे थे। अब ये थोड़ा सा गैर जिम्मेदाराना बर्ताव है, इसलिए है क्योंकि एक IT कंपनी के पास अगर कैश सरप्लस आता है तो मैं उम्मीद ये करता हूँ कि वो FD रखेंगे। अच्छा, FD नहीं रखेंगे तो वो किसी अच्छे लिक्विड फंड में, म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे, किसी अच्छे फंड में करेंगे। उनको ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ती कि रिस्क वो नहीं लेना चाहिए, ऐसा अनड्यू रिस्क लें। चूंकि अब इस तरह की घटनाएं होने लगी हैं, तो अगर आपका बड़ा एक्सपोजर है किसी कंपनी पे और उस कंपनी में एक अच्छी खासी ऐसी फिक्स्ड इनकम आती है, इंटरेस्ट इनकम आती है, तो आप ज़रूर उसकी थोड़ी सी बैलेंस शीट खोल कर देख लें कि वो लोन किसको दे रहे हैं, इन्वेस्ट उन्होंने कहाँ कर रखा है। अगर बड़ा एक्सपोजर है तो ये चेक लेना ज़रूरी है। छोटा मोटा है तो शायद इतना आप हेडेक नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन बड़ा और लंबा लॉन्ग टर्म का व्यू है तो इस कॉलम को भी अब ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत महसूस होने लगी है, वो आपको करना चाहिए। अच्छा, एक और एंट्री जो जाती है वो है इन्वेंटरीज की। ये क्या शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिहाज से हम देखते हैं इसे? तो ये शॉर्ट टर्म ही है, जैसे मैंने बताया कि ये तो हमेशा करेंट एसेट्स ही हैं। देखिए, फाइनेंशियल साइकिल को समझने की यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि जब जो ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है ना फाइनेंसिंग का, वो उसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? उसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि आप खर्चे आज करते हैं, रिटर्न आपको बाद में आता है। तो आपने रॉ मटेरियल ख़रीदा, जब वो पूरा प्रोसेस हो करके बाहर निकला और उसके बाद उसका पेमेंट आया, इसके बीच का जो पीरियड है जिसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल, आपने पेमेंट किया और आपको पेमेंट आया, उसकी आपको फंडिंग करनी होती है। और इस दौरान ये जो माल आपके पास होता है इन्वेंट्रीज के तौर पे, वो आपका वही है जहाँ पे आपकी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होती है। लेकिन इसके साथ ही साथ वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होती है जब आपने माल तो आगे भेज दिया, अभी आपके पास पेमेंट नहीं आया है। तो ये जो दूसरे यहाँ पे होते हैं कंपोनेंट्स, एक होता है डेटर्स और एक होता है रिसीवेबल्स का। तो पेएबल्स का और रिसीवेबल्स का। तो जो डेटर्स हैं या रिसीवेबल्स हैं वो पैसा है जो आपको आने वाला है। चूँकि आपको ये पैसा आने वाला है, आपके पास आएगा, तो ये आपके लिए एसेट है।
और जो आपके पेएबल बिल्स आपके पास पड़े हैं, चूँकि आपको क्रेडिट मिला हुआ है कि आपने माल तो ले लिया, इस्तेमाल तो कर लिया, लेकिन आपको 45 दिन का क्रेडिट है, तो आप 45 दिन के बाद ये बिल्स ड्यू होंगे और तब आप इनको पे करेंगे। तो अगर आपके पास ये जो क्रेडिट आपको मिलता है, यानी जो आपके पास पेएबल बिल्स हैं उनका अमाउंट अधिक है और सामने जो डेटर्स हैं वो कम है, तो इसका मतलब ये है कि आप ज़्यादा क्रेडिट ले रहे हैं लेकिन कम क्रेडिट दे रहे हैं, तो आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है। तो ये रिसीवेबल्स, पेएबल्स और इन्वेंट्रीज, इन सबको मिला करके आपकी टोटल जो वर्किंग कैपिटल की बैलेंस शीट एक बनती है और उसके हिसाब से पता चलता है कि आपको शॉर्ट टर्म फंडिंग की कितनी ज़रूरत पड़ती है और आप उसको कितना एफिशिएंटली मैनेज करते हैं। तो इन्वेंट्री में एक ये भी देखना है कि अगर इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा है तो हर इंडस्ट्री का एक नॉर्म होता है कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, ऑटो कंपनी में ऐसा होना चाहिए या एफएमसीजी में इतना इन्वेंट्री। अगर ज़्यादा इन्वेंट्री है तो वो उसको स्टोर भी तो करना है आपको। हाँ। तो कहाँ करेंगे, तो वो आपका कॉस्ट भी बढ़ेगा। तो वो एंट्री किस तरह से जा रही है, और दूसरा है कि यहाँ से तो चली गई पर आगे नहीं बिक रहा है, तो फिर आपने कहाँ पे प्रोडक्शन को रोकना है, तो वो सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन्वेंट्री का जो लेवल है वो देखना बहुत, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो बोलते हैं वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस शो के आखिरी पड़ाव में जहां पर हम बात करने वाले हैं डेटर्स के बारे में, जो कर्जदार होते हैं या देनदार होते हैं, कैसे हम उनको बैलेंस शीट में देखें और उनकी एंट्री कैसे करें। तो आपको जैसे हम अभी कुछ देर पहले बता रहे थे कि पेएबल और रिसीवेबल दोनों तरह के बिल्स होते हैं। तो जो आपके रिसीवेबल है, जो आपको हासिल करना है, उसी को डेटर्स के तौर पे भी लिखा होता है कि ये पैसे हमें मिलते हैं, ये हमारे देनदार हैं जो हमें पैसे देंगे, जिन्हें हमने माल सप्लाई किया है। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? जैसे ठुकराल साहब अभी कह रहे थे कि इन्वेंट्री का टर्नओवर देखिए कि आपके पास, आप 1000 करोड़ का बिजनेस करते हैं और एक समय में आपके गोडाउन में 50 करोड़ की इन्वेंट्री होती है, तो आप अपनी इन्वेंट्री को साल में 20 टाइम चर्न कर रहे हैं। अगर कोई दूसरी कंपनी है जो 1000 करोड़ का ही बिजनेस करती है और वो 150 करोड़ की इन्वेंट्री एक साथ रखती है, तो वो अपनी इन्वेंट्री को साल में केवल 7 बार घुमा पा रहे हैं। तो बड़ा इन्वेस्टमेंट, बड़ा पैसा आपका फंसा होता है, और ये बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है कितना पैसा आपका फंसा हुआ है। ऐसे ही आपका पैसा फंसा होता है डेटर्स में, जिन्होंने अभी तक आपको पे नहीं किया। तो इनको भी ठीक वैसे ही देखते हैं, डेटर्स टर्नओवर, यानी क्या, 1000 करोड़ का बिजनेस है और हर समय मेरे पास 100 करोड़ तो आउटस्टैंडिंग रहते हैं, तो मतलब 10 टाइम मैं इसको चर्न करता हूँ। 1000 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ये जो 100 करोड़ के मेरे देनदार हमेशा खड़े होते हैं, तो ये फिर मैं बैंक से लोन लेकर के फंडिंग करता हूँ ना, क्योंकि माल तो मुझे सप्लाई करना है, तो ये मेरा एक एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल की कॉस्ट हो जाती है। तो अगर ये जो डेटर्स टर्नओवर रेशियो है वो कम होता है तो वो अच्छा माना जाएगा कि आपने 1000 करोड़ की सेल्स की लेकिन केवल 25 करोड़ ही आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब आपके पैसे फटाफट आ रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। जब आप साल दर साल नतीजों को कंपेयर करते हैं, उस समय ये देखना ज़रूरी है कि ये डेटर्स टर्नओवर रेशियो घटता बढ़ता है क्या। अगर ये रेशियो बढ़ जाता है तो पॉजिटिव होता है, यानी कम डेटर्स के साथ आप ज़्यादा बिजनेस कर रहे हैं तो रेशियो बढ़ गया। बिजनेस बढ़ा लेकिन डेटर्स टर्नओवर कम हो गया, इसका मतलब यह है कि आपने ज़्यादा क्रेडिट दे करके डेटर्स आपके बढ़ गए, आपने क्रेडिट पीरियड बढ़ा दिया, इसलिए सेल्स हो गई, आपने माल डंप कर दिया, लेकिन पैसे तुरंत आ नहीं रहे हैं, तो दिक्कत है, तो ये बुरी बात है। तो सेल्स की क्वालिटी इस रेशियो से पता चलती है। इसको देखने का एक दूसरा तरीका भी होता है, इसी फॉर्मूले को, जिसको हम कहते हैं डेटर्स डेज, यानी कितने दिन में आपके पैसे वापस आ रहे हैं। तो मान लीजिए कि मेरा डेटर्स टर्नओवर रेशियो 10 का है, जिसका मतलब है कि साल भर में मैंने 1000 करोड़ की सेल्स की और 100 करोड़ की मेरे पास हमेशा आउटस्टैंडिंग रहती है, तो मेरा डेटर्स डेज अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो करीब होगा 36 या 37, यानी जो मैंने आज पैसे दिए, जो मैंने आज माल दिया, 36 दिन में वो पैसा वापस आ गया, मैंने फिर माल दिया, अगले 36 दिन में वो पैसा वापस आ गया। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि आज से 36, लेकिन हर रोज़ जो मेरा माल जा रहा है वो पैसा 36 दिन के बाद वापस आ रहा है। तो आप साल भर में 10 टाइम्स चर्न कर रहे हैं। वो उसी रेशियो को उलट कर आप देखते हैं, 365 से 365 को आप डिवाइड करते हैं डेटर्स टर्नओवर से, जो मेरा रेशियो था 10, 365 डिवाइडेड बाई 10, अगर यही 20 हो गया, टर्नओवर रेशियो बढ़ गया तो डेटर डेज 18-19 हो जाएगा, यानी और इम्प्रूव हो जाएगा, मेरे पैसे 18 दिन में वापस आ रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डेटर्स टर्नओवर रेशियो बढ़ने का मतलब है कि आपकी हालत बेहतर हो रही है, मार्केट में आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, आप अपने शर्तों पे धंधा कर रहे हैं। कई बार ये उल्टा भी होता है, मतलब एक एक्सेप्शन की तरह से, कई बार जैसे डीमार्ट एक एग्जांपल है, वो क्या बोलता है कि मैं आपको ज़्यादा दिन में पैसे, मतलब आप मुझे माल दीजिए और मुझे ये पीरियड ज़्यादा दीजिए, तो स्ट्रेंथ यहाँ पे इसका होता है। बट एज ए स्ट्रेटेजी ये जो मैन्युफैक्चरर है वो उसको भी देता है, क्योंकि उसको पता है कि जो भी माल जाएगा वो बिक जाएगा।
ओके तो वो कुछ स्पेशल टर्म्स दिया जाता है आपके लिए, लोगों के लिए 36 दिन है, आपके लिए 40 दिन है। अच्छा तो वो भी आपको देख लेना है। हाँ तो मोस्टली ये जो बात है वो सही है, लेकिन अगर कोई एज ए स्ट्रेटेजी उसको यूज किया जा रहा है टू गेट अ बेटर क्लाइंट, तो वो भी कभी कभी करते हैं। बट जो मोटा मोटी बात है वो यही है कि अगर आपका ये डेज कम होते जा रहे हैं तो आपका फायदा है। ऑलराइट, आखिरी सवाल है, कैश और बैंक बैलेंसेस में ये सरप्लस और रिजर्व से कितना अलग है? कैश एंड बैंक बैलेंस तो बेसिकली बहुत सिंपल है कि आपका पैसा कितना बैंक डिपॉजिट में पड़ा है, लिक्विड में पड़ा है, या बैंक बैलेंसेस बेसिकली जो डे टू डे के लिए आपको कैश चाहिए वो एक कंपनी कितना रखती है। देखने में तो ये बहुत अनइम्पॉर्टेंट सा लगता है कि ठीक है कुछ तो कैश रखना पड़ेगा, बट कभी कभी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अलग अलग इंडस्ट्री के लिए ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कुछ लोगों को, जैसे बहुत सारा मैन पावर सेंट्रिक कंपनी है तो काफ़ी सारा पेमेंट्स होता रहता है, बहुत सारे वेंडर पेमेंट होते हैं, तो उनको ज़्यादा कैश रखना है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं उनकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, तो वो काफ़ी सारा पैसा बैंक में रखते हैं, तो दैट मीन्स दैट बिकम्स नेगेटिव, वो उनके लिए नेगेटिव हो जाता है। कहने को तो दिखता है कि कंपनी कैश रिच है, बट अगर वो इस्तेमाल नहीं कर पा रही, बैंक्स में पैसे पड़ा है, 10 अकाउंट खोले हुए हैं और इवन एफडी भी नहीं किया है और बहुत सारा लिक्विड फंड में पड़ा है, और जो बिजनेस का ग्रोथ था वो 25% था या 15% था या 20% था, और ये पैसा जो बैंक में पड़ा है अगर एफडी में पड़ा है तो 7-8% है, दैट मीन्स द कंपनी हैज़ नो अपॉर्चुनिटी। तो उस केस में कंपनी या तो फिर कभी कभी बोनस इशू करती है, कभी कभी आजकल वो बायबैक करती हैं क्योंकि कुछ टैक्स रूल चेंज हुए हैं तो बायबैक करती हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये इंडस्ट्री में कितना कैश और बैंक बैलेंस होना चाहिए, उस हिसाब से इस कंपनी में ज़्यादा है या कम है। अगर ज़्यादा है तो क्यों है, अगर कम है तो क्यों है, क्योंकि कम है तो भी प्रॉब्लम है, अगर सडन क्राइसिस आ गया तो आप कहाँ से लाएंगे। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कैश एंड बैंक। अच्छा, आपने जो सवाल पूछा ना कि ये रिजर्व्स और सरप्लस से कैसे अलग है, ये देखिए एसेट्स लायबिलिटीज़ के बैलेंस शीट में बात करते हैं और अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स भी बहुत इसमें परेशान रहते हैं कि क्या कौन सी चीज़ किधर है, और जो लोग अकाउंटिंग नहीं पढ़ते उनके लिए तो और भी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अब देखिए ये जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है वो लायबिलिटी है, लेकिन बैंक बैलेंस और कैश वो एसेट्स हैं। तो इस तरफ लायबिलिटी है, इस तरफ एसेट्स है, उस लायबिलिटी से इस एसेट की फंडिंग हुई है। इसको समझने के लिए एक तो नुस्खे हैं जो हमारे टीचर्स ने हमको बताए थे। अगर आप लायबिलिटी देख रहे हैं तो वो बताता है आपको कि पैसा कहाँ से आया, और एसेट्स बताते हैं कि पैसा कहाँ गया। तो आपका पैसा बैंक में गया है, कैश बैंक ये गया है, बिल्डिंग में गया है, मशीन में गया है, तो ये सारे एसेट्स हैं। इक्विटी आई है, इक्विटी शेयर होल्डर ने आपको दी है, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी आया है, वो आपको एक शेयर होल्डर को वापस लौटाना है, लोन आपने लिया है, तो ये सब लायबिलिटीज़ हैं। इस तरह से आप लायबिलिटी और एसेट को समझ सकते हैं। एक और इसका फॉर्मूला होता है, वो भी बताऊं कि एसेट्स वो है जो आपका है, लायबिलिटी वो है जो आपको किसी को देना है। कैश आपका है, मशीनरी आपकी है, बिल्डिंग आपकी है, इन्वेंट्री आपकी है, लेकिन इक्विटी, तो ये सवाल होता है इक्विटी भी तो मेरी है ना, लेकिन नहीं, आप यानी कंपनी। हाँ, कंपनी एक अलग एंटिटी है, शेयर होल्डर एक अलग एंटिटी है। आप सोचो कि कंपनी सोच रही है, कंपनी सोच रही है कि ये कैश तो मेरा है, बैंक बैलेंस है, लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस तो वो जो शेयर होल्डर वहां बैठे हैं ये उनका है। तो आप एक कंपनी की तरह सोचिए, मतलब आप सोचिए कि कंपनी सोच सकती है, वैसे सोचिए तो आपको समझ में आ जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस तो वो मालिक बैठे हैं उनका है, ये बैंक बैलेंस अभी मेरे पास है, कंपनी बोलेगी। चलिए, तो ये वो तमाम नुस्खे जो हमने आपको बता दिए बैलेंस शीट समझने के लिए, लेकिन अब वक्त आ गया है योग सूत्र का। तो अभी आज का सूत्र है तदा सर्वा अवर्ण्याम ज्ञानस्य अनंत्यात् ज्ञेयमलम। इसका मतलब यह है कि अब उस नॉलेज पे हम आ गए हैं दैट व्हाटएवर इज टू बी नोन इज नोन टू अस नाउ। मतलब आपने सब कुछ जो आपको पता चलना चाहिए वो पता चल गया, क्योंकि आपने बैलेंस शीट भी देख लिया। हाँ। तो इसके बाद अब कुछ नहीं है, ये सब कर लिया है तो आप कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, आपका एक्शन है इसके बाद। हाँ, जो भी कुछ है कंपनी में से आपको निकलना है या अपना निवेश बढ़ाना है। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और पहला कदम के इस एपिसोड को हम यही समाप्त करते हैं, लेकिन अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। और चलते चलते आपको बता दें कि अगर कोई भी सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल से सवाल पूछ सकते हैं, और हमने एक ऑनलाइन डिजिटल कोर्स भी शुरू किया है जिसमें आप पहला कदम की वेबसाइट पर जाके हिस्सा ले सकते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।